तो नमस्कार सभी को। यह है लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप पढ़ रहे हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को। पहला लेक्चर है, अपना ब्रांच का नाम सिविल इंजीनियरिंग। जो सिलेबस हम फॉलो करेंगे वो है आरजीपीवी का OCBC 2019। इससे पहले सिलेबस CGPA 2012 वाला चलता था, स्कीम भी कहते हैं उसे। अभी आप लोग डाउनलोड करेंगे अगर इसका सिलेबस या स्कीम आरजीपीवी की वेबसाइट से। आरजीपीवी है अपनी यूनिवर्सिटी। तो सिलेबस OCBC 19 वाला डाउनलोड करके उसको रिफ़र करके पढ़ना है आपको, है ना। 2012 वाला मत पढ़ना। आज हम अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेरा नाम है रजत कुलश्रेष्ठ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़। ये है इस सब्जेक्ट का सिलेबस का सबसे पहला पेज। इसमें देखिए आप क्या लिखा है। नेम ऑफ स्कीम लिखिए OCBC 2019। OCBC का फुल फॉर्म है आउटकम बेस्ड करिकुलम। कोर्स कोड है 6808। इसमें आप देखिए यहाँ पे कोर्स आउटकम लिखे हुए हैं CO1 CO2। तो ये 5 कोर्स आउटकम है। कोर्स किसे कह रहे हैं अपन? सब्जेक्ट को। यहाँ लिखा भी ना, कोर्स का टाइटल क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कोर्स आउटकम क्या होता है? कोर्स आउटकम मतलब यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे। जैसे कोर्स आउटकम 1 पहला क्या लिखा है? प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट। बेसिक इंजीनियरिंग के ड्राइंग फॉर्मेट आप बना पाएंगे। कोर्स आउटकम 2 लिखा हुआ है ट्रांसलेट जियोमेट्रिकल डिटेल्स इनटू इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी भी जियोमेट्रिकल डिटेल्स को आप तब्दील करके इंजीनियरिंग ड्राइंग बना पाएंगे। तो ये सब आप अचीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस है, इसमें 5 यूनिट हैं। ये 5 यूनिट है। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन, स्केल, इंजीनियरिंग कर्व्स। इंट्रोडक्शन में पहले ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट जो आज अपन पढ़ेंगे, डेजिग्नेशन एंड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, A4 साइज शीट कितनी बड़ी है, A3 कितनी बड़ी है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद प्लानिंग ऑफ ड्राइंग शीट। इसके बाद लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी लाइन कब उपयोग करना है। डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग मतलब दूरियां दर्शाना ड्राइंग में। स्केल, ये वो स्केल नहीं है जिससे आप लाइन बनाते हैं। स्केल एक ड्राइंग की भी स्केल होती है, वो बनाना सिखाएंगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एंड कर्व, ये तो आपने सुना ही होगा। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये बनाना सीखेंगे। ट्रायंगल, पॉलीगॉन, हेक्सागन, ये सब बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स एंड सॉलिड। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से किसी पॉइंट की दूरी दी हुई है तो उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, यह बनाना इसमें हम सीखते हैं। इसी प्रकार से लाइन, कोई भी लाइन के 2 पॉइंट हो सकते हैं। दोनों पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी है ये अगर दिया हो तो वो प्लेन का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से, और उसका फ़ोटो अगर अपन खींचेंगे टॉप से और फ्रंट से तो कैसा बनेगा, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और इसी प्रकार से प्लेन और सॉलिड के भी प्रोजेक्शन, इन चीज़ों को बोलते हैं प्रोजेक्शन। यूनिट 3 है सेक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे मान लो कोई पेड़ का तना है, अगर उससे हम तिरछी डायरेक्शन की आरी से, इंक्लाइंड डायरेक्शन की आरी से अगर उसे काट देंगे तो उसका जो तना गोल था वो कटने के बाद उसका कटा हुआ पोर्शन कैसा दिखेगा, जो उसे घाव हो जाएगा पेड़ को, वो सर्कुलर नहीं दिखेगा। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आपके घर में अगर कोई कॉलम है, उसको अगर कोई प्लेन काट रहा है, वो प्लेन का एंगल दिया हुआ है, तो एक्चुअल में काटे बगैर वर्चुअली इमेजिनेशन में, काल्पनिकता में अगर उसे काट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये बनाना सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, जैसे गैस की टंकी है, गैस की टंकी कैसे बनती है,
स्टील वाला रहता है, उस गैस की टंकी को एक चादर को गोल करके जोड़ दिया तो गैस की टंकी बन गई। मान लो वो गैस की टंकी जहाँ पे बनती वहाँ पे अपन देखेंगे तो जो स्टील की चादर बनती है वो कैसी रहती है, उसे गोल करने से पहले सीधी करके देखें तो कैसी दिखती है। इस प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, उसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। सरफेस को सीधा करके प्लेन करके देखें तो वो कैसा दिखेगा, तो आपको हर चीज़ का डायग्राम बनाना है। ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ड्राइंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी थ्योरी पढ़ के ड्राइंग बनाना सीखेंगे। चौथी यूनिट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इसमें अलग अलग पार्ट मशीन के, जैसे आपके घर की टेबल, आपके घर की कुर्सी, कूलर, आपका पंखा, कोई भी पार्ट, मशीन का पार्ट, उसे ऑर्थोग्राफिक डायरेक्शन से देखेंगे, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तो वो कैसा दिखेगा। और इसका विपरीत भी बनाना सीखेंगे। हो सकता है आपको ऐसा भी सवाल आए कि एक कंप्यूटर का या एक लैपटॉप का साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है, तो बताइए इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा बनेगा। आइसोमेट्रिक व्यू को आसान भाषा में फिलहाल ये मान लो 3D इमेज उसकी कैसी दिखेगी। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में केवल 2D इमेज दिखती है। तो ये सब आसान है, बस जैसा जैसा सिखाते जाएं वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाओ। अगर प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ लिए और कुछ याद नहीं रहा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आज अपन जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें कौन सा कोर्स आउटकम आपका अचीव होगा, तो वो पहला प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट। आज जो पढ़ेंगे उसका लर्निंग आउटकम LO1 और LO2 लिखा है। इस लेक्चर के आखिरी में आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बता पाएंगे, उसे याद रख पाएंगे। और सेकंड, इस लेक्चर के अंत में यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब यूज़ ऑफ वेरियस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ आप बता पाएंगे। तो ड्राइंग क्या है, सबसे पहली बात, आइडिया को दर्शाने का तरीका। इंसान जब बोलना भी नहीं जानता था, सिर्फ चिल्ला लेता था, आवाज़ें निकाल लेता था अलग अलग प्रकार की, पर भाषा का जब आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उससे भी पहले इंसान चित्र बना के अपने विचारों को व्यक्त करता था। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि कुछ गुफा ऐसी हैं जहाँ पे मान लो कुछ ऐसा आंकड़ा आ जाता है कि 8,000 साल पुरानी कोई तस्वीर बनाई थी वो मिली है। क्योंकि वो गुफा में थी तो अभी तक वो मौसम के दुष्प्रभाव से बची रही, अब उसकी खोज हुई है। तो उस प्रकार का फोटो देखना, उसमें जनरली पुराने लोग क्या करते थे, आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को बड़े होते होते वो सिखाते थे कि ये देखो, ये फ़ोटो देखो। तो उसमें जैसे मान लो कोई फल है जिसे खा सकते हैं तो उस फल की तस्वीर बना देंगे और उसे खाते हुए तस्वीर बना देंगे। शिकार करते थे उस ज़माने में, मान लो हिरण का, तो हिरण की तस्वीर बना देंगे और किसी इंसान को उसके पीछे दौड़ते उसका शिकार करते दिखा देंगे, तो उससे ये दर्शा दिया उनने कि इसका शिकार कर सकते हैं। और जैसे जो खतरनाक जानवर हैं, शेर, चीते, टाइगर, सिंह, तो ये सब के डायग्राम बना के ऐसा दर्शाते थे कि इससे दूर रहना, ये खतरा है। अब उस ज़माने में डिस्कवरी चैनल तो होता नहीं था जिसमें आप देख के फ़ोटो दिखा दो, बता दो कि देखो ये ऐसे जानवर होते हैं। उस ज़माने में ज़ू भी नहीं होता था, तो क्या तरीका था, यही तरीका था। ये आप मानो उस ज़माने का स्कूल था बच्चों का, जो आज अपन देखते हैं गुफाएं हैं, तस्वीरें हैं। तो बहुत ही पुराने समय से ये ग्राफिकल तरीके से दर्शाना आइडिया को, ये होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपस में विचार का आदान प्रदान। दो तरह की ड्राइंग हो सकती है, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग आप सभी ने देखी है, स्कूल में बनाई है। कुछ लाइनों से भी बना सकते हैं और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कलर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। कभी मॉडर्न आर्ट देखी है जो समझ में नहीं आती, किसी किसी को ड्राइंग समझ में आ जाती है, उसमें क्या दिख रहा है आपको। तो ये आर्टिस्टिक ड्राइंग में इंसान के नज़रिए पे बहुत कुछ डिपेंड करता है
कि उसे वो ड्राइंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या उसका वो इंटरप्रिटेशन कैसा कर रहा है। उसके विपरीत टेक्निकल ड्राइंग दूसरे प्रकार की ड्राइंग है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि डायमेंशन, नोट्स, स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा। और टेक्निकल ड्राइंग में इंटरप्रिटेशन नज़रिए पे डिपेंड नहीं करता। इंटरप्रिटेशन मतलब आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं उस ड्राइंग का, क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उस ड्राइंग को, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। कोई भी ड्राइंग आपके सामने है तो उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे ये देखिए, ये पेंटिंग है, कितनी बढ़िया पेंटिंग है। ये सुबह की है या शाम की है? थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा है और दो जने चल के जा रहे हैं। अब ये दो कौन है हमें नहीं पता, हो सकता है दो भाई हो, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, हो सकता है एक फादर हो एक सन हो, या हो सकता है लड़कियां हो, क्या पता अपने को। तो हर चीज़ डिटेल में आर्टिस्टिक ड्राइंग में दी हुई जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है हम क्या देखना चाह रहे हैं। और ये देखो, ये है टेक्निकल ड्राइंग। अब आप समझ गए होगा दोनों में डिफरेंस। देखो इसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये पार्ट बनेगा कहीं पे भी तो कोई भी डायमेंशन ऐसी ना रहे जिसका हम पता नहीं है कि कितनी मोटाई है कितनी लेंथ है, नहीं तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। हर चीज़ की देखो दूरियां दी हुई हैं। और ये देखो लेफ्ट में ये कितने सारे टेबल में जानकारी दी हुई है, कहाँ कौन सा मटेरियल, स्पेसिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। और ये देखो राइट साइड में बॉटम में टाइटल बॉक्स बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? टाइटल बॉक्स। जैसे घर के आगे नेम प्लेट होती है ना, इसे ये होती है हर टेक्निकल ड्राइंग में, टाइटल बॉक्स। ये देखो आप इस ड्राइंग में आपके नज़रिए पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे। ये है टेक्निकल ड्राइंग की खासियत, हर चीज़ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। आप सब मोबाइल से ये सब अटेंड कर रहे हो, इतने बढ़िया बढ़िया सुविधाएं हो गई हैं। मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो मोबाइल में इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमारे टाइम पे इंटरनेट भी ऐसा नहीं होता था, 2G वाला सिस्टम था, कीपैड वाले मोबाइल आते थे। और उस ज़माने में कीपैड वाले मोबाइल बड़े विचित्र विचित्र डिज़ाइन के आते थे, जिसमें से एक मेरे को फेवरेट लगता था नोकिया का 7610। उसका बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन था। उसके दो कॉर्नर तो नुकीले थे और दो कॉर्नर राउंडेड थे, अपोजिट कॉर्नर डायगोनली। और उसका जो कीपैड भी था वो भी जो कर्व वाला कॉर्नर था, उसके साथ साथ वो उसके कीपैड भी कर्व वाले थे। अब मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं, उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, शायद मेरे पास उसका फ़ोटो हो। हाँ है, ये देखो, देखा, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे नोक है, और बहुत ही अलग डिज़ाइन का था ये। और देखो कीपैड भी इसके गोलाकार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी सीधे नहीं है, यहाँ पे भी इंक्लाइंड है। अब देखो मैं आपको आधे घंटे तक भी ये डिज़ाइन मोबाइल की कैसी है बोल बोल के बताता ना तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन ये एक फ़ोटो आपने 2 सेकंड भी नज़र भर के देख लिया तो आप समझ गए ये कैसा दिखता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कितना ही बोल लो, कितना ही उसके बारे में भाषण दे दो, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक जब तक उसका फ़ोटो ना देख लो। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो बोल के बताई जा सकती हैं, जैसे मेरी उम्र कितनी है, या इस मोबाइल में कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है। लेकिन शेप और साइज़, इन सब चीज़ों को, और कलर डिज़ाइन, ये सब चीज़ें दिखाना ही पड़ती है। तो इसलिए दो इंजीनियर अगर आपस में बातचीत करेंगे और अगर प्रोडक्शन
करना है तो फिर प्रोडक्शन की जानकारियाँ, डिज़ाइन की जानकारियाँ ड्राइंग के जरिए ही भेजी जाती हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं, टेक्निकल ड्राइंग। तो इसलिए कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ के मेन उद्देश्य ये है कि आप ऐसी ड्राइंग बना भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि शायद ही ऐसा हो कि कोई इंजीनियर नौकरी में जाए और वो इंजीनियरिंग की नौकरी करे जहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, तो शायद ही ऐसा हो कि उसे ड्राइंग का काम ना पड़े, या तो वो ड्राइंग बनाएगा या ड्राइंग पढ़ेगा या दोनों ही काम करेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी कंपनी में इलेक्ट्रिक की मोटर बन रही है, कहीं जनरेटर बन रहा है, उसके पार्ट्स अलग अलग बन रहे हैं। अब वो सही नाप के नहीं बनेंगे तो फिट कैसे होंगे? घर का नक्शा, मशीन के पार्ट, अपने राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नक्शा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन इसलिए पढ़ेंगे, उनका उपयोग कर करके क्लियर, नीट और बढ़िया रीडेबल ड्राइंग बन जाती हैं। आपकी ड्राइंग की क्वालिटी कैसी होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया उन इंस्ट्रूमेंट के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, उनकी क्वालिटी कैसी और उनकी केयर कैसी करते हैं आप। तो सबसे पहले आ जाता है ड्राइंग पेपर। अगर पन्ना ही नहीं होगा तो लिखोगे काहे पे, ड्राइंग काहे पे बनाओगे? अपने देश में अगर फोटोकॉपी की दुकान पे जाओगे तो A4 साइज़ की पन्ने पे आप देखोगे फोटोकॉपी हो जाती है। उसका साइज़ ये लिखा हुआ है, देखो 297 mm गुणा 210 mm। बाकी सारे साइज़ भी लिखे हैं। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना देखो, 1189 मल्टीप्लाई बाय 891 mm है। A1 को अगर निकालना है, A1 का साइज़ कितना है, तो 891 यहाँ आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है वो 1189/2 हो जाएगी। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? 1189/2 करो, देखो ये 594 आ जाएगा। फिर इससे एक छोटा निकालना है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पन्ने को आधा फोल्ड कर दो, जो भी उसकी लंबाई ज़्यादा है उसको फोल्ड करके हाफ कर दो, तो एक छोटे साइज़ का पन्ना बन जाएगा। A1 वाले को और आधा मोड़ दो तो ये 891 वाले जो लेंथ है इसको 420 बना दो, बाकी ये सेम रहेगी विड्थ, तो ये A2 बन जाएगा। ऐसे कर करके मोड़ मोड़ के आप ये देखो सारे आपके निकल जाएंगे। तो आप बस एक ये याद रख लो, A0 साइज़ क्या है। A0 का है 1189 मल्टीप्लाई 891, ये सब mm में है। इसके अलावा ड्राइंग शीट और ये जो पन्ने, इन सब में एक रहता है GSM, कितने GSM का पेज है वो उसकी मोटाई पे रहता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर पेज है एरिया वाइज, तो उसके कितने ग्राम्स हैं ये ऐसा रहता है। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्राम्स पर, और G के बाद जो SM आ रहा है वो रहता है स्क्वायर मीटर, तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो कभी देखना, आप कभी फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ तो उसके पास जो बंडल रहता है पेज का उस पर GSM लिखा रहता है, तो कभी पढ़ना उसको क्या लिखा है उस पर। तो ये है ड्राइंग बोर्ड। मैं जब स्टूडेंट था तो हमारे यहाँ सभी को ये बोला जाता था कि खरीदो, हम सबके पास ये होता था। अब आजकल बच्चे बढ़िया टेबल पे लगा लेते हैं अपनी शीट और लिख बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। पर अगर कहीं पुराना कहीं रखा है तो इसको इस्तेमाल करना, निकाल के पोंछ के अच्छे से। तो इसका सरफेस है एकदम फ्लैट प्लेन, लकड़ी के पल्ले रहते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं और नीचे दो सपोर्ट के लगे हुए हैं, इन्हें कहते हैं बैटन। इनका काम क्या है, ये ऊपर के पल्लों को जगह पे बनाए रखते हैं ये। और ये देखो, ये लेफ्ट में क्या है, ये देखो जी पतली सी एक पट्टी दिख रही है, इसे कहते हैं वर्किंग एज या इबोनी एज। ये सॉफ्ट लकड़ी का बनता है ये सब। इसकी मोटाई आधे इंच या 1 इंच हो सकती है, 25 mm मान लो 1 इंच है, और बीच का भी हो सकता है, 18 mm का भी हो सकता है। ये है T स्क्वायर। अब इसे T स्क्वायर क्यों कहते होंगे, तो इसकी
देखो समझ में आ गया होगा, टी जैसा दिख रहा है ये। अगर इसको घुमा दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो टी बन जाएगा। इसमें ये पट्टी दिख रही है, ये प्लास्टिक की स्केल नुमा पट्टी रहती है। इनके ऊपर अंकित रहता है दूरियों का निशान, एमएम में, सेंटीमीटर में। और ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड का लकड़ी का हिस्सा, ये वर्किंग एज पे फिट हो जाता है, ये इबोनी एज पे ड्राइंग बोर्ड के। और ये फिट हो जाने के बाद इससे आप हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच सकते हैं, इसको ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं ड्राइंग बोर्ड में और हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। सेट स्क्वायर ये आपने शायद देखा होगा, ऐसे दो ट्रायंगल रहते हैं स्केल वाले। इसका क्या उपयोग है, एक तो ये सेट स्क्वायर रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है और यहाँ पे भी 45 डिग्री है। और एक रहता है 30-60 वाला, ये तो 90 डिग्री हो गया, अब ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इसकी मदद से आप राउंड फिगर के एंगल बना सकते हो, जैसे 30, 60, 45 और 90 के तो बना ही सकते हो। अब उनके कॉम्बिनेशन से आप और एंगल भी बना सकते हो। जैसे मान लो 75 डिग्री का एंगल बनाना है, बना सकते हैं क्या? क्योंकि 75 कैसे मिल रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ दो तो बन जाता है 75 डिग्री। तो देखो यहाँ पे रख के दिखाया है, ये 45 डिग्री वाला रख दिया है और ये 30 डिग्री वाला, और यहाँ पे एक लाइन बना दो तो ये हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री की बन जाएगी। इसी तरह से 15 डिग्री भी बना सकते हैं हम। यहाँ जो बेस लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसके परपेंडिकुलर लाइन से एंगल ये कितना बनेगा, ये 15 डिग्री का बनेगा। उसी तरह से 105 का भी बन सकता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 105। टी स्क्वायर पुराने ज़माने में यूज़ होता था, मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी तब यूज़ नहीं होता था। मिनी ड्राफ्टर यूज़ होता है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर बड़े कमाल की चीज़ है, इसका मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा ये क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, नेट जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, नेट जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये ड्राइंग बोर्ड है और ये है मिनी ड्राफ्टर। इसमें देखो आप, ये 3 रेड कलर के स्टील के प्लेट हैं, या ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक नट है, इसको घुमा के कस देंगे तो ये फिट हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड पे। ये फिट कर दिया इनने, कर दिया, अभी यहाँ से हिलेगा नहीं। और ये जो 2 स्टील की रॉड है इधर और ये वाली जो 2 स्टील की रॉड है इधर, इन दोनों को हिंज से जोड़ रखा है। हिंज मतलब कब्जा होता है ना जैसे दरवाजे में, वैसे यहाँ पे भी हिंज है, ये 2 जहाँ पे ये स्केल जुड़ी हुई है। अब ये है क्या है, स्केल के ऊपर आप देखो ये एंगल लिखे हुए हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, ये जो है ये एंगल है, एमएम नहीं है ये। और यहाँ पे देखो एक धीरे से एक निशान है, एक लाइन लिखी हुई है। इसको अगर आप 0 से अलाइन कर दो, सीधी मिला दो, सीध मिला दो, और फिर अगर ये नट कस दोगे तो फिर ये 0 डिग्री पे कहोगे आप कि मैंने 0 डिग्री पे ये स्केल सेट कर दी है। स्केल कौन सी है, जो प्लास्टिक की दिख रही है। अगर ये 0 डिग्री पे एक बार नट घुमा के सेट कर दी, फिर आप इस स्केल को पूरे बोर्ड पे कहीं भी घुमा घुमा के ले जाओ, घुमा के मतलब रोटेट करके नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ, इसका एंगल चेंज नहीं होगा और जितनी भी लाइन आप बनाते जाओगे सारी समानांतर लाइन होंगी। वीडियो को ध्यान से देखो।
ये है क्लिप। क्लिप को क्यों उपयोग करना है? पेज को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए। देखो इन्होंने जो ये क्लिप यूज़ किया ये प्लास्टिक का है, वैसे स्टील का भी आता है। और क्लिप उपयोग न करना हो तो पिन से भी इसे अपनी जगह पे रख सकते हैं, पर मुझे पिन अच्छे नहीं लगते। उससे क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं इसमें ड्राइंग बोर्ड में, और वो बड़ा बेकार दिखता है। तो क्लिप बढ़िया है। अब देखो ये ऊपर लेगा ये स्केल को, लेकिन अभी भी वो स्केल का एंगल चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ ले आए तो भी वो स्केल का एंगल चेंज नहीं हुआ। ये अब हॉरिजॉन्टल सेट कर दी तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। इसे किसी भी एंगल पे सेट करके रख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, जिनका भी है ये। तो ये मिनी ड्राफ्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो ये एल शेप की प्लास्टिक की स्केल होती है। इसे एल क्यों कह रहा हूँ समझ ही गए होगे, समझ गए, बढ़िया। और इसमें ये रॉड होती हैं स्टील की, देखो। और ये लाल लाल स्टील की प्लेट होती है। ये वाला एंड लॉक हो जाता है बोर्ड पर, और इनमें स्क्रू लगे रहते हैं टाइट करने के लिए। जो एल शेप की स्केल है वो भी एडजस्ट हो जाती है, और इनसे पैरेलल लाइन खींचते हैं। अब ड्राइंग पेंसिल की बात करते हैं। भाई पेंसिल के बारे में क्या बताएं, पेंसिल तो एक ही प्रकार की आती है, बाजार से लो और ड्राइंग बना दो, ऐसा नहीं है। पेंसिल भी कई प्रकार की आती है। देखो आपने आज तक जो पेंसिल यूज़ करी होगी उसके ऊपर लिखा रहता है HB। आज तक आपने सोचा नहीं होगा ये HB क्यों लिखा है, हो सकता है कंपनी का नाम हो, ऐसा नहीं है। ये देखो HB वाली पेंसिल को अगर आप एक कागज़ पे घिसेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसी लाइन बनेगी, इस डार्कनेस की बनेगी। फिर आ जाती है H, 2H, 3H, 4H कर करके 9H। जैसे जैसे ये H बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ती जा रही है। काय की हार्डनेस? जो ग्रेफाइट की रॉड होती है पेंसिल के बीच में, काली काली लीड, ये उसकी हार्डनेस होती है। और ये जैसे जैसे हार्ड हो जाएगी तो ये घिसेगी कम, सख्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप इससे अगर आप लाइन बनाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसी सी लाइन बनाई है, तो इसकी कितनी कम डार्कनेस है। और जैसे जैसे आप बी बढ़ाते जा रहे हो, नीचे देखो बी, 2B, 3B, 4B, तो गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है उसी लाइन का। आप हाथ का प्रेशर सेम रखो और अलग अलग H और B वाली पेंसिल से निशान बनाओ, तो इस प्रकार से आप देखोगे कि किस प्रकार से शेड बदलता जा रहा है। तो ये जैसे जैसे बी बढ़ रहा है सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, सॉफ्ट हो जाती है तो आसानी से घिस जाती है, ज़्यादा घिस जाती है। तो लीस्ट डार्क है 9H, और सबसे ज़्यादा डार्क होती है 9XXB। तो आपको काम पड़ेगा केवल HB, H और 2H का। और अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो तो आप 2H की जगह 6H यूज़ कर लो। इसका क्या होता है, अगर HB से ही सारी लाइन बना दोगे तो ड्राइंग जब कॉम्प्लिकेटेड बन जाती तो समझ में नहीं आएगा कि मेन आइटम क्या है और उसके सपोर्टिंग लाइंस कौन सी हैं। जैसे बॉर्डर लाइन, लेटर लाइन, लेटर आप लिखते हो ना, ABCD कुछ भी लिखोगे उसके बारे में जानकारी लिखोगे, टाइटल बॉक्स बनाओगे। फिर मान लो आपने एक टेबल का चित्र बनाया, टेबल की आउटलाइन बनाई, फिर टेबल का दूरी कितनी है वो आप दर्शाओगे, तो बहुत सारी लाइनें एक जैसी दिखेंगी। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी वस्तु की लाइन है, कौन सी उसकी सपोर्टिंग लाइन है। सपोर्टिंग लाइन कैसी होती हैं, जो जैसे कि अभी तो आपको एक ही मैं बता सकता हूँ, डायमेंशन लाइन। बाकी की कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये अभी थोड़ा बताने में टाइम लगेगा। एक जैसे सेंटर लाइन आप समझ सकते हो, जैसे कोई बोतल बनाई, उसकी सेंटर लाइन बनाई, तो वो काल्पनिक लाइन है। एक्चुअली में कोई सेंटर से लाइन, कोई वस्तु नहीं है वो जिसमें सेंटर में कुछ हो उसके, तो उसको अलग हल्की हल्की लाइन बनानी पड़ती है। अब ये तो आप सबने देखा ही होगा बचपन में, इससे आप सबने अलग अलग एंगल की बनाए होंगे। एक एक डिग्री की एक एक डिग्री के बदलाव से आप कोई भी एंगल इसमें बना सकते हो। इसमें एक्यूरेसी 1 डिग्री की आप अचीव कर सकते हो। मेरे पास नहीं है।
मोबाइल सर से ले लो। अब ये जो प्रोटेक्टर है इसे चांदा कहते हैं, ये या तो प्लास्टिक का बनता है या पहले लकड़ी का भी बनता था, पर अपन ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का लें तो बढ़िया है, क्योंकि पीछे की लकीर आर पार दिख जाती है ना, सही पोजीशन पे इसको रखा है अपन ने कि नहीं रखा है, और एंगल तो अपने को बनाने ही पड़ेंगे, तो ये आप ज़रूर खरीद लेना, सस्ता ही आता है ये तो। ये मैंने बताया था ना ड्राइंग पिन और ड्राइंग क्लिप, तो देखो ये क्लिप है, इससे अपन जगह पर रख सकते हैं अपनी शीट को, और ये है ड्राइंग पिन, इसमें देखो ये ड्राइंग के पिन के ऊपर के हेड जो हैं ये काफ़ी चौड़े हैं, बड़े हैं, ये इसलिए है कि वो जगह पे थामे रहेंगे अपने पेपर को। स्केल, इसको रूलर भी कहते हैं, इसमें बड़ी अजीब सी स्केल का चित्र बनाया है। स्केल का क्या काम होता है, एक तो स्कूल में स्केल की मार खाई होगी तो उस काम आती है स्केल, दूसरी लाइन खींचने के भी काम आती है। तो प्लास्टिक की स्केल होती है जिससे लाइन खींचते हैं, और लकड़ी की स्केल उससे भी लाइन खींचते हैं, उससे मार भी पड़ती है स्कूल में काहे की नहीं। स्टील की स्केल, स्टील की स्केल भी आती है। अब ये एक एक mm की एक्यूरेसी वाली अपन लाइन बना सकते हैं। अगर अपन को कोई बोले 11 mm की लाइन बनाओ तो अपन इन स्केलों की मदद से बना सकते हैं। 0.5 mm के भी डिवीज़न मैंने देखे हैं स्केलों में, पर वो शुरू के कुछ हिस्से में ही रहते हैं 1-2 सेंटीमीटर तक, उसके बाद नहीं रहते। तो जनरली इन स्केलों से आप एक्यूरेसी 1 mm की अचीव कर सकते हो। फिर एक आ जाता है रबर, इसको इरेजर भी कहते हैं। ये आप खरीदना सॉफ्ट रबर एकदम, और सफ़ेद रंग का, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी आप लाइन बनाओगे फिर उसे मिटाओगे थोड़े बहुत, तो इससे गंदगी हो जाती है। तो रबर थोड़ा बहुत तो आपकी मिटा देगा, पर आप देखना अगर आपने बहुत गड़ा के लाइन बनाई है और अगर आप उसे रबर से मिटाओगे तो भी देखना आप कितना ही कोशिश कर लो उस पर निशान रह जाता है। और सख्त अगर रबर है तो वो कागज़ को फाड़ देगा। रबर बनता कैसे है पता है, एक पेड़ होता है उसके रस से बनता है ये है फ्रेंच कर्व, ये शायद आपने पहली बार देख रहे होंगे अभी आप। ये भी प्लास्टिक के या लकड़ी के बनते हैं। ये कब काम आते हैं, जब आपको कोई ऐसे कर्व बनाने हैं जो आप प्रकार से नहीं बना सकते, गोलाकार नहीं है, जैसे इलिप्स पैराबोला, ये गोलाकार नहीं होते हैं, ये कर्व होते हैं। तो क्या होगा, जब आपको कुछ बिंदु मिल जाएंगे कि ये 4 बिंदुओं को आपको जोड़ना है और वो एक सीधी लकीर में नहीं है, तो आपको उनको कर्व से जोड़ना पड़ेगा, एकदम स्मूथ कर्व। उसको हाथ से बनाने में इसकी मदद लेंगे तो कंफर्टेबली बन जाता है। पर मैं बताऊँ प्रैक्टिस हो जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ये मत खरीदना। आप तो सिंपल नॉर्मल हाथ से ही बनाना और बड़ा अच्छा बनेगा, बस प्रैक्टिस लगेगी। ये है कंपास, ये प्लास्टिक का, स्टील का या लकड़ी का हो सकता है। इससे सर्कल बना सकते हो आप गोल गोल, या आर्क भी बना सकते हो किसी भी रेडियस का। किसी भी रेडियस मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 1 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की रेडियस का आप बना सकते हो। बीच में ये हिंज है, हिंज मतलब कब्जा, यहाँ सुई है और यहाँ पे पेंसिल लगाने का है। ये तो आपने देखा ही ये सब। हाँ हाँ, तो ये है रेगमाल। अब बताओ मेरे को रेगमाल का ड्राइंग में क्या उपयोग हो सकता है। अगर आप पेंसिल बढ़िया छील के उपयोग करो तो आप देखोगे उसकी निब एकदम शार्प है, उससे आप एक लाइन बनाओ, 2 लाइन बनाओ, 3 लाइन बनाओ, तो होगा ये कि निब धीरे धीरे घिस जाएगी और गोलाकार हो जाएगी, आगे से थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आप लाइन बनाओगे तो थोड़ी मोटी मोटी लाइन बनती है। अब बार बार आप शार्पनर से शार्प करते जाओगे तो वो बारीक होती जाएगी, लेकिन आपको बहुत झंझट लगेगा, बार बार कचरा होगा। तो इसलिए क्या है, नोक को बार बार थोड़ा सा सैंड पेपर पे घिस दो हर 1-2 लाइन बना के, तो उसकी जो आगे की शार्पनेस है वो बनी रहती है। जैसे चक्कू को धार करते हैं ऐसे आप पेंसिल को धार कर सकते हो इससे। अभी आ गया पेंसिल शार्पनर, आप सबने उपयोग किया है, मैंने भी उपयोग किया है। ये ऐसा छोटा सा ये आता है ना,
और बड़ा अच्छा मज़ा आता है इसको घुमा जाओ, ऊपर से निकलते जाता है उसका रोल लकड़ी का, और बिना टूटे निकलते जाए, देख के बड़ा मज़ा आता है। फिर देखते जाओ कि शार्प हो गई आपकी निब, फिर थोड़ा और घुमाओ, अपन को लगता है थोड़ा और घुमाएंगे तो और शार्प हो जाएगी, तो उतने में निब टूट जाती है, पेंसिल की नोक टूट जाती है। तो ये लालच में नहीं फंसना है, हिसाब से इसको शार्प करना है। ये आजकल आ रहे हैं इस प्रकार के बड़े बड़े, इसमें बड़ी अच्छी निब शार्प होती है, इसमें और घुमाते जाओ तो निब नहीं टूटती, बड़ी अच्छी नुकीली बन जाती है। ये मेरे पास है, आप कॉलेज में आओ जब ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो मेरे पास इसको इस्तेमाल करके देखना, इससे बड़ी अच्छी नोक बनती है। पर ये भी नकली आते हैं, ये ऐसे भी नकली आते हैं जिनके अंदर ये इसी प्रकार का लगा हुआ रहता है, वो नहीं, इसमें एक स्पाइरल स्पाइरल वाली ब्लेड रहती है, वो वाले अच्छे रहते हैं। तो 80-80 रुपये के आ जाते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। हाँ, अब आ गया रुमाल। रुमाल किस किस काम आता है? एक तो मुंह पे ढक लो अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, हाथ पोंछ लो हाथ धो के। लेकिन एक और काम भी आएगा उसको आपको ड्राइंग बनाते बनाते, वो ये है कि अगर आपने रबर से मिटाया पन्ने में कुछ, तो कचरा हो जाता है, उसको हाथ से नहीं हटाना, उसको रुमाल से हटाना है। और ये रुमाल अलग रखना है, वो हाथ मुंह पोंछने का अलग रखना है, ठीक है? क्योंकि इसको अगर आपने एक बार ये ड्राइंग के कचरे को हटाने में उपयोग कर लिया तो फिर आप उस इससे मुंह नहीं पहुंच पाओगे। और एक आखिरी है सर्कल मास्टर। क्या होता है, प्रकार से अगर अपन बहुत छोटी छोटी रेडियस के सर्कल बनाएंगे तो आप देखना दिक्कत आती है। उसको बनाने के लिए इस प्रकार का आइटम मिलता है बाजार में, ये आप मत खरीदना, हर चीज़ इसमें से मत खरीदना, मैं बताऊंगा वही खरीदना, इतना खर्चा मत करना अभी। पर यह भी चीज़ होती है ना। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा कि ड्राइंग इंजीनियरों की आपस में विचार विमर्श को शेयर करने का तरीका है, भाषा है। और दूसरा अपन ने पढ़ा कि ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, जैसे पेपर, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल, प्रोटेक्टर, ड्राइंग पिन या ड्राइंग की क्लिप, रबर, फ्रेंच कर्व, कंपास, सैंड पेपर, पेंसिल, शार्पनर या कटर, हैंकरचीफ और मास्टर सर्कल। अब बहुत सिंपल से असाइनमेंट है, इसको करना। आप बस ये सोचो कि टेक्निकल ड्राइंग के रियल लाइफ में क्या उपयोग हो सकते हैं, कम से कम 10 एग्जाम्पल सोचो, आप आराम से सोचना। कब कब ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब आपको नक्शा बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपसे पूछता है कि रास्ता कहाँ है, हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ है, और नए व्यक्ति को बताना है। आप बोल बोल के बताओगे तो भूल जाने का खतरा रहता है, तो अपन क्या करते हैं, कागज़ पे एक नक्शा बना के उसे दे देते हैं, वो भी टेक्निकल ड्राइंग हो गई। इस प्रकार से रियल लाइफ में आपने कब कब इसे उपयोग किए हैं या कब कब उपयोग कर सकते हो, जैसे घर का नक्शा बनाओगे, इस प्रकार के 10 एग्जाम्पल सोचो। दूसरा, आप ये इंस्ट्रूमेंट जो अपन ने देखे इन सब की एक लिस्ट बनाओ और एक एक लाइन में इनके उपयोग लिखो, उपयोग, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक एक दो दो लाइन में उपयोग लिख दो। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि ड्राइंग की शीट और ड्राइंग के बोर्ड के साइज कितने कितने होते हैं, और दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे कि ड्राइंग शीट की प्लानिंग कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि ड्राइंग शीट ली और उस पर बनाना शुरू, उसकी पहले तैयारी करेंगे अपन। यह आप पढ़ो एनडी भट्ट की किताब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये जो यूट्यूब का वीडियो है ये आप देखो, वो कुछ सीखो, बहुत अच्छा उपयोग आप कर रहे हो मोबाइल का, कुछ सीखने में बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। तो ठीक है, आज के लिए बस, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आपने जो कुछ भी आज पढ़ा, अगर वो पढ़ने के बाद आपको याद नहीं रहा तो ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, और ये हर चीज़ पे लागू होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो ऐसे लेक्चर आपने देख लिया, पिक्चर की तरह प्रवचन सुन लिए, और अब आप अपने काम में लग जाओ और इसको ना देखो कभी भी और ये भूल गए तो ये किसी काम का नहीं है। तो पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि आपने बस एक ये वीडियो देख लिया। अगर आपको अपना खुद का कुछ भला करना है, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख के काफ़ी नहीं है, ठीक है।
तो आप इसको पढ़ो और याद करो, फिर आपको कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो ज़िंदगी में। ठीक है, अब अगले क्लास में मिलेंगे अपन।